बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना नीट यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और ये वो टॉपिक है जहाँ से हर साल नीट में सवाल पूछा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नीट 2026 के लिए डिस्कस कर रहे हैं और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप अभी जैसे आपका भी एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है, क्योंकि अब इसमें बहुत ही कम समय बचा है। अगर आप पूरे बायोलॉजी को रिवाइज नहीं कर सकते हो या फिर आपका बहुत ज़्यादा बैकलॉग लग गया तो आप बायोलॉजी 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करके जाएं, या फिर ये टॉपिक आपको करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका 300 प्लस मार्क्स का पेपर बनेगा ही बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बायोलॉजी 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज हम लोग यहाँ पे टॉपिक नंबर 3 डिस्कस करेंगे, दैट इज डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम से कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमें टोटल 3 बीमारियों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में 3 ही तरह की बीमारियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। पहला अस्थमा, दूसरा इम्फाइसीमा और तीसरा है ORD, ठीक है, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। क्लियर है। देखो, ऐसा नहीं है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में केवल 3 ही तरह की बीमारियां होती है, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में कई तरह की बीमारियां होती है, ठीक है। बट हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में 3 है तो हम लोग 3 पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अस्थमा के बारे में, ठीक है। अस्थमा की अगर बात करता हूँ तो अस्थमा को हम लोग क्या कहते हैं, दमा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में या गाँव तरफ दमा कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अस्थमा में आपको सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अस्थमा एक एलर्जिक कंडीशन है। एलर्जी कंडीशन कहने का मतलब कि ये एक तरह के एलर्जी या एलर्जी से होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अस्थमा क्यों होता है, तो ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, अस्थमा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जिस पर्सन को अस्थमा बीमारी होगी उसके अंदर आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देगा। पहला सिम्टम्स आपको दिखाई देगा वीजिंग। वीजिंग कहने का मतलब है कि जब वो पर्सन सांस लेगा तो घरघराहट की आवाज़ सुनाई देगा। तो अब समझ जाइएगा कि उस पर्सन को अस्थमा हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला। दूसरा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि उसको सांस लेने में भी दिक्कत होगा, ठीक है। तो जिस पर्सन को अस्थमा होता है, ठीक है, उसमें 2 तरह के आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। पहला वीजिंग और दूसरा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। और ये अस्थमा को अगर आप देखना चाहते हो ना तो ठंडियों में आपको ये आसानी से दिखाई दे देगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अगला डिसऑर्डर है इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा के बारे में बात करता हूँ तो इम्फाइसीमा में टोटल हमें 3 पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। पहला, इम्फाइसीमा के बारे में बात करता हूँ तो इम्फाइसीमा में क्या होता है, एल्व्यूलर वाल जो होती है ना वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। यानी कि हमारा जो एल्व्यूलाई का वाल है, ठीक है, क्या हो, जो एल्व्यूलाई की वाल है वो डैमेज हो जाती है और डैमेज होने की वजह से जो रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया है वो डिक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है भाई, डिक्रीज कर जाती है। और डिक्रीज होने की वजह से कई सारे प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है और इससे जो बीमारियां होती है उसी को हम लोग इम्फाइसीमा कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इम्फाइसीमा में दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्या है, एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक डिसऑर्डर कहने का मतलब ये है कि ये क्रोनिक डिसऑर्डर ऐसे बीमारियों को कहते हैं जो लंबे समय तक चलती है और जिन्हें हमें बार बार इलाज कराने की जरूरत होती है। ऐसे बीमारियों को हम क्रोनिक डिसऑर्डर कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इम्फाइसीमा कैसे होता है, इम्फाइसीमा का मुख्य कारण क्या है, तो इम्फाइसीमा का जो मेन कॉज है वो है सिगरेट स्मोकिंग। यानी कि जो पर्सन सिगरेट का स्मोकिंग करता है, जो पर्सन सिगरेट पीता है उसको इम्फाइसीमा होने की सबसे ज़्यादा चांसेस है। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी यहाँ पे सिगरेट स्मोकिंग लिखा है, बट ये मत समझना कि केवल सिगरेट पीने से ही इम्फाइसीमा होगा। किसी भी तरह के अगर आप स्मोकिंग करते हैं, चाहे वो बीड़ी का स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट का स्मोकिंग करते हैं, चर्च का स्मोकिंग करते हैं या फिर गांजा का स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, किसी भी तरह के अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको इम्फाइसीमा होने की चांसेस है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो ये दूसरा डिसऑर्डर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। बीमारी है, अगला डिसऑर्डर है ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर को शॉर्ट में ORD कहते हैं या फिर इसी को ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर भी कहते हैं, जिसे शॉर्ट में OLD कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब देखो, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के बारे में बात करता हूँ तो ये बीमारी हर किसी को नहीं हो सकता। सबसे पहला बात आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर ये हर किसी को नहीं होता है, ठीक है। ये एक विशेष प्रकार के व्यवसाय वाले लोगों को होने की लोगों को होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे जो लोग स्टोन ब्रेकिंग करने का काम करते हैं या स्टोन की ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं या फिर जो लोग चक्की में काम करते हैं जहाँ पे गेहूं का पिसाई होता है या आटे का या मसाले का जहाँ पे पिसाई होता है, तो वहाँ पे बहुत सारा धूल वगैरह से उड़ता है, ठीक है। जैसे अगर कोई स्टोन की ब्रेकिंग कर रहा है या फिर स्टोन को ग्राइंड कर रहा है तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है। धूल उड़ने की वजह से जब वो सांस लेता है तो सांस के साथ में रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर भी वो डस्ट वगैरह सब चली जाती है, जिसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम होने की वजह से जो बीमारियां होती है उसी को हम लोग ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर बीमारियां में क्या होता है,
इस बीमारी में प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन लंग्स, हमारे लंग्स में जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं उसमें प्रोलिफरेशन हो जाता है, ठीक है। और जब लंग्स के फाइब्रस टिश्यू में प्रोलिफरेशन हो जाता है तो इसी घटना को हम कहते हैं लंग फाइब्रोसिस। क्या कहते हैं? लंग फाइब्रोसिस कहते हैं। और लंग फाइब्रोसिस एक सीरियस लंग डैमेज है। क्या है? सीरियस मतलब लंग फाइब्रोसिस अगर किसी को होता है, या लंग फाइब्रोसिस का मतलब ही होता है कि भाई आपका लंग्स जो है वो तेजी से डैमेज हो रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हम ओआरडी से अगर आप बचाव करना चाहते हो, अब जो लोग स्टोन ब्रेकिंग या स्टोन ग्राइंडिंग में काम करते हैं और अगर वो चाहते हैं कि हम ओआरडी से बचें, तो ओआरडी से बचाव करने के लिए उनको क्या करना चाहिए भाई? मास्क का यूज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मास्क का। जब हम कोरोना में जब हम वायरस से बचाव करने के लिए मास्क यूज कर रहे हैं, यूज करते हैं या यूज करते थे, तो भाई हम यहाँ तो डस्ट का बचाव कर रहे हैं, हम डस्ट से बचना चाहते हैं तो डस्ट से आसानी से हम बच सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? मास्क का यूज करना चाहिए, जिससे हम ओआरडी से बच सकते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ओआरडी में अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ तो हमारे सिलेबस में कोई एग्जाम्पल नहीं दिया गया, बट नीट में दो एग्जाम्पल पूछा गया था जो हमें याद रखना है। पहला सिलिकोसिस और दूसरा एस्बेस्टोसिस, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है ओआरडी में, ठीक है। नीट एग्जाम में पूछा गया था, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। अब नोट में दो बीमारी के बारे में हमें और याद रखना है, पहला निमोनिया और दूसरा ब्रोंकाइटिस, ठीक है। निमोनिया और ब्रोंकाइटिस के बारे में बात करता हूँ तो ये भी दोनों बीमारियां जो है ना वो रिस्पिरेटरी सिस्टम का ही है, बट एनसीईआरटी इस चैप्टर में मेंशन नहीं करती है। ये दोनों बीमारियों को कहीं और पे मेंशन करती है, बट यहाँ पे हमने सारी बीमारियों को हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करके एक साथ आपको दे रहे हैं ताकि आपको याद करना आसान होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये हो गया, जिसमें निमोनिया जो है वो बैक्टीरियल डिजीज मतलब बैक्टीरिया से होता है, और जो ब्रोंकाइटिस है वो एक एलर्जी कंडीशन है या फिर स्मोकिंग से होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका डिसऑर्डर ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से सवाल आएगा ही, नीट 2024 में आएगा ही आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, और बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बच्चों।